दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है विज्ञान के अंतर्गत, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं। इसका कारण क्या है आपको बताना है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, तो सही उत्तर है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और आप जानते हैं ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, लेकिन चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वहां पर माध्यम नहीं बन पाता है। इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं हो पाता है। इसी कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। अगला प्रश्न है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। ऑप्शन है आपके मृदा में प्रदूषण, आंख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण। दोस्तों सुपरसोनिक जेट विमान जो होते हैं उनके ईंधन दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जो समताप की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन है आपके गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस या द्रव में द्रव। तो सही उत्तर है दोस्तों, गैस में द्रव जो है ये कोलाइडी तंत्र कोहरे में निर्मित होता है। कोहरे में क्या होता है कि जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करते हैं, दिखाई नहीं देता है इसमें। और जब धरातल के नज़दीक वायु का तापमान ओसांक तक पहुंच जाता है और हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है और ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। तो सही उत्तर है कोहरे में गैस में द्रव का कोलाइडी तंत्र निर्मित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस में होता है। तो सही उत्तर है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। दोस्तों क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की रासायनिक तकनीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं, यानी इसमें क्षारीयता और अम्लीयता दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है आपको बताना है। स्टील, पीतल, ब्रांज या तांबा। तो सही उत्तर है तांबा। दोस्तों तांबा जो है ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में ये मिलता है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। जबकि पीतल, ब्रांज और स्टील मिश्र धातुएं हैं, तांबा जो है एक तत्व है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनकी परत पर विद्यमान रहता है क्या। सीसा, क्रोमियम, यशद या बंग। आपको बताना है कि जस्तेदार या गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उन पर किसकी परत विद्यमान रहती है। तो यशद या पारा। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही है, जस्ता अथवा यशद। देखिए जिंक, जस्ता अथवा जिंक जो होता है इसको यशद कहा जाता है। इसका प्रयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। यशद का मतलब होता है जिंक और इसको ऐसे आयरन को जीआई कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। जस्ते की पालिश जब लोहे पर कर दी जाती है तो उसको जंगरोधी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारी पानी या हैवी वाटर की खोज किसने की थी। तो सही उत्तर है 1934 में। दोस्तों 1934 में एक वैज्ञानिक हैं
हेराल्ड क्लेटन उरे, इनको रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1934 में मिला था। इन्होंने ही भारी पानी या हैवी वाटर की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? आपको बताना है। देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है दोस्तों हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान गैसें सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती हैं और ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम और गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें रासायनिक क्रियाशीलता नहीं होती है, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। तो इसमें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टान, नियान, जिनान आदि गैसें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कौन सी गैस हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है, इसको सूंघने पर हंसी आती है और इसे शल्य क्रिया के समय एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? संवहन किसमें होता है? केवल ठोसों और द्रव में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैस और ठोसों में और ठोस, द्रव तथा गैसों में। तो सही उत्तर है केवल द्रव और गैसों में संवहन होता है। दोस्तों, संवहन का मतलब ये है कि किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाले ऊष्मा संचार को संवहन कहते हैं। और संवहन प्रक्रिया ठोस जो होती है, ठोस में नहीं होता है, द्रव और गैस में संवहन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, बर्फ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? तो सही उत्तर है बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है और बर्फ लंबे समय तक जो है गलने से बच जाती है। तो बर्फ को बुरादों में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे बुरादे में से होकर ऊष्मा आर पार नहीं हो सकती है। और बर्फ को चारों ओर से बुरादों से जब ढक दिया जाता है तो वायुमंडल से ऊष्मा बर्फ तक सीधे नहीं पहुंच पाती है और जिससे वह पिघलने से बची रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स यानी ल्यूमिनियस फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर और लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। ये आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो सही उत्तर अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण प्रमुख गैस कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों CFC, जिसको हम पूर्ण रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये दोस्तों ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है द्रव्यमान और भार के संबंध में। तो सही उत्तर है द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोस्तों, द्रव्यमान जो है ये सर्वत्र नियत होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, इसलिए आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करें जिसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप जानते हैं K बराबर 1/2 mv² होता है। तो इसमें आप सेट करिए दोस्तों, यहाँ पर 1/2 20 × 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 160 जूल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन है दाब अंतर, कोशिकीय घटना, तेल की कम श्यानता या ससंजक बल। तो सही उत्तर है रुई की बत्ती में बनी असंख्य केश नलियों में केशिकत्व या केशिकीय घटना के कारण दोस्तों तेल ऊपर चढ़ता है और यह केशिकीय घटना के कारण घटित होता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों 1888 में जॉन लॉगी बेयर्ड JL बेयर्ड ने सबसे पहले वर्किंग टेलीविज़न तंत्र का 26 जनवरी 1926 को जो है प्रयोग किया था या प्रदर्शन किया था। तो सही उत्तर है JL बेयर्ड ने टेलीविज़न का सबसे पहले प्रयोग किया था, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे।
अगला प्रश्न है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अपकेंद्र बल। देखिए स्किमिंग होता है, स्किमिंग वो प्रक्रिया है जिसमें क्रीम दूध से अलग हो जाती है और इस प्रक्रिया में अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सही उत्तर है अपकेंद्री बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम जो है अलग हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आवेग, विस्थापन, बलाघूर्ण और गति। तो सही उत्तर है दोस्तों गति जो है ये एक सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि होती है। इसके अलावा वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, विद्युत क्षेत्र, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, कोणीय गति। ये सभी दोस्तों सदिश राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन गति जो है अदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? तो सही उत्तर है चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है माइकल फैराडे। आप जानते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज माइकल फैराडे ने की थी और उन्होंने ये पता लगाया कि जब किसी परिनलिका के सम्मुख किसी चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर कौन सा होता है? लकड़ी, कपड़ा, कांच या कागज। तो दोस्तों इंसुलेटर वह पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें देखिए जो कांच है ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंसुलेटर है। अगला प्रश्न है सिलिकॉन क्या होता है? तो सही उत्तर है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होता है और अर्धचालक युक्तियां उन इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को कहते हैं जो अर्धचालक पदार्थों के गुण धर्मों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ये मुख्य अर्धचालकों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं ऊतक या टिश्यू। तो दोस्तों एक विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं और ऊतकों का समूह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या वर्तिकाग्र। इनमें से किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वर्तिका या वर्तिकाग्र। दोस्तों वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहा जाता है और पुष्प की वर्तिका और स्टाइल एंड वर्तिकाग्र से दोस्तों केसर जो है प्रयोग करने वाला भाग प्राप्त किया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण और सबसे कीमती मसाला है कि केसर जो होता है क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? आपको बताना है लैंगिक जनन, कायिक जनन, खाद्य भंडारण या श्वसन में। तो सही उत्तर है बुलबिल्स दोस्तों ये कायिक जनन में भाग लेते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों के अक्षों पर बल्ब की तरह छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको कि बुलबिल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? आपको बताना है। तो दोस्तों कीट भक्षी पौधों में नेपेंथीज जिसको घटपर्णी कहा जाता है, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरिया, एल्ड्रोवेंडा, डायोनिया और पिंगविकुला इत्यादि हैं। कसकुटा जो है ये जो है परजीवी होता है। ये इसमें सामान्य भाषा में कसकुटा को अमरबेल कहा जाता है और ये कीट भक्षी पादप नहीं है। नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया और ड्रेसेरा ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कीट भक्षी पौधे उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला प्रश्न है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि को बिंदुस्राव कहा जाता है दोस्तों। तो बिंदुस्राव जो है ये किसी भी सुरक्षा कोशिका की सहायता से नियंत्रित नहीं होती, ये कुछ ही पौधों में होती है जैसे घास और टमाटर आदि में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रकाश बोल्टी सेल कौन से सेल होते हैं?
तो सही उत्तर है सोलर सेल जो होते हैं वो प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं और ये प्रकाश द्वारा ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969, याद रखिए डेट 1969 में दोस्तों तारापुर परमाणु केंद्र जो है 1969 में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसको हम एटमॉस्फियर या वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के परितः गैस यानी वायु के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जो पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को सचेत और जागरूक करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। वायु, वनस्पति, जीवाणु और जानवर। तो दोस्तों वायु जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय संगठन नहीं है आपका। अगला प्रश्न है, देखिए ट्रैफिक सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों। तो दोस्तों ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग का प्रकाश इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये सर्वाधिक होती है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसलिए लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और ये दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई दे जाता है और इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र की स्पष्ट दिखाई देती है और ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग होती है। तो सही उत्तर है ध्वनि तरंग। दोस्तों ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव होती हैं, जबकि रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। दोस्तों यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होती है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है और यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर है दोस्तों चमगादड़ पराध्वनिक या जो है अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और ध्वनि तरंगे राडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं, जिससे चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है किसको। तो दोस्तों डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र जो है उसको डायनेमो कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस मुख्यतः क्या होता है। तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखिए दोस्तों जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ का जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है और बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वो रूप कौन सा है। तो दोस्तों नाइट्रेट। देखिए नाइट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने यौगिक होते हैं और वनस्पतियों की वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट के द्वारा होती है। तो दोस्तों पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है। ऑप्शन देखिए स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश या गिटार फिश। तो सही उत्तर है दोस्तों कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं लेकिन ये मछलियां नहीं हैं, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश।
ये दोस्तों ये मछलियों के उदाहरण नहीं है। तो स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश ये सब मछली नहीं है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आपको बताना है। तो दोस्तों विटामिन बी और सी, बी और सी आपके जल में घुलनशील हैं। ए, डी, ई और के विटामिन ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है पर्णहरित या क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों पर्णहरित या क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। दोस्तों क्लोरोफिल जो वर्णक होता है पौधों के हरे रंग का कारण होता है। अगला प्रश्न है WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद कर लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है दोस्तों हृदय का पहला प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। तो उत्तर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखिए दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन हैं जिन्होंने सबसे पहले मानव हृदय का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या ट्रांसप्लांट किया था। तो सही उत्तर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हार्ट की सफल सर्जरी की थी। अगला प्रश्न है पेसमेकर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों SA नोड या सिनोट्रियल नोड। सिनोट्रियल SA नोड को पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। ये हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और ये हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। तो सही उत्तर है जो साइनो एट्रियल नोड होता है कोशिकाओं का एक समूह होता है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो सही उत्तर है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। दोस्तों किसी बीज के अंकुरण के लिए पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। पौधों में बीजांकुरण 2 प्रकार का, एक एपीजियल और एक हाइपोजियल होता है, यानी भूम्योपरिक और अधोभूमिक। तो इसके लिए पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों पुदीना अर्क या मेंथॉल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन से प्राप्त किया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मेंथा अर्वेंसिस होता है। तो सही उत्तर है पत्ती से सर्वाधिक पुदीना का तेल जो है अधिकतम प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित किया जाने वाला उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा की प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।